हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, उस पे करने जा रहे हैं। उसका बहुत बेसिक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिस बेसिक्स में आपको थ्योरी का पोर्शन थोड़ा कवर कराएंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है पहला अकाउंट जिसके अंदर बनता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके लिए मैंने इसमें नोट्स क्रिएट किए हैं उसमें ये लिखा है, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। फंडामेंटल वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज बेसिक्स। हम सब ने 11th क्लास की एंड में एक चैप्टर सीखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स। उसमें हमने वो अकाउंट्स बनाना सीखे थे, फाइनल अकाउंट्स होते हैं किसके, कैसे बिजनेस के सीखे थे हमने। हमने सीखे थे ऐसे बिजनेस के जहां पे सिर्फ एक ओनर होता है, इंडिविजुअल ओनर होता है। उसमें हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते थे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। तीन चीजें हमारी बनती थी। अब हम 12th की बिगनिंग में क्या सीखने जा रहे हैं, हम ऐसे बिजनेसेस के अकाउंट सीखने जा रहे हैं जिस बिजनेस का हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स कहते हैं। तो यानी ऐसे बिजनेस जहां पे अब एक ओनर की बात नहीं होने वाली, मल्टीपल ओनर्स की बात होने वाली है, मोर देन वन ओनर की बात होने वाली है। ऐसे बिजनेसेस के अकाउंट्स कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, हमें उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो हमारे लॉ में लिखी गई है। उस लॉ का हमारा नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश हमारे यहां पे थे तब ये लॉ लिखा गया था। पहले जो पार्टनरशिप एक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम का एक लॉ था, उसमें जुड़ा हुआ करता था। उसके बाद 1932 में इस लॉ को अलग कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और एक नया, इसको सेपरेट एक नया लॉ का दर्जा दे दिया गया, जिसका नाम रखा गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। जनरली जो भी किसी डेफिनेशन की बात करें हम किसी भी लॉ में, सारी डेफिनेशन जनरली सेक्शन 2 में मिलती है मेजोरिटी ऑफ लॉज में। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 में दी गई है, ना कि सेक्शन 2 में। सेक्शन 4 में जो लॉ का डेफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस सेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आपसे एमसीक्यू में या फिर सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेशन कौन सेक्शन में है, तो सेक्शन 4 में है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या लिखी गई है, पार्टनरशिप एक क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है टू और मोर पर्सन को, यानी पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है एक से ज्यादा, यानी दो लोग कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो टू और मोर पर्सन के बीच का ये रिलेशनशिप है जो तैयार हो रखे हो, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो रेडी हो रखे हो प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, लॉसेस भी, नॉट ओनली प्रॉफिट्स, लॉसेस भी अगर होंगे उसको भी आपस में बांटने के लिए तैयार है। कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल का मीनिंग यहां पे ये कहता है कि अगर वो प्रॉफिट सबने मिलके कमाया हो और एनी ऑफ देम, या किसी एक ने भी कमाया हो, तो भी वो प्रॉफिट हम सब में बांटेंगे। चाहे हम सब मिलके प्रॉफिट कमा रहे हैं तब भी वो प्रॉफिट सब में बटेगा। अगर वो प्रॉफिट सिर्फ एक बंदा कमा के दे रहा है हमें, बाकी सब अभी छुट्टी पे है, काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है अभी, तब भी वो प्रॉफिट सभी में बटेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसकी लाइन की वैसे मैंने लाइन किया हुआ है एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी पार्टनर, मान लीजिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं और अभी सिर्फ जेड एक काम कर रहा है जिसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट एक्स और वाई को भी मिलेगा और जेड को भी मिलेगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि पार्टनरशिप में कोई एक बंदा भी अगर काम कर रहा है वो सबके लिए काम कर रहा है। यही वर्ड, ये जो लाइन है, वर्ड है एक्टिंग फॉर ऑल, ये कहता है। तो यानी कोई भी पार्टनर अगर काम कर रहा है वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। इसीलिए एक चीज और होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, इसका मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी कहलाता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी कहलाता है, नहीं मालिक भी कहलाता है। तो एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप भी पार्टनरशिप के अंदर होती है। तो इस पेज में जो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें आपको जो बातें थी क्लियर कर दी, मैंने कुछ बातें अंडरलाइन भी करी हैं, सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया और किस सेक्शन में ये बात लिखी है, कौन से लॉ में बात लिखी है, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें एक नेक्स्ट टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली, क्योंकि पहले दिन पढ़ रहे हैं इस क्लास को। पार्टनरशिप डीड, जहां पे भी डीड वर्ड लग जाता है बच्चों, उसका मतलब एक डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी शर्तें लिखी गई होंगी।
तो अगर एक्स, वाई और जेड तीन इंसान एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस भी हैं, तो मनमुटाव भी भविष्य में हो सकते हैं, तो वो ना हो इसीलिए सारी शर्तें सारे पार्टनर्स एक जगह पे लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या हुआ? एक एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट कैरिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट जिसके अंदर जो कैरी करता है किस चीज को? ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब शर्तें, सारी की सारी शर्तें जिस डीड के अंदर, जिस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है? इट ऑल्सो कंसिस्ट, क्या क्या होता है इसके अंदर? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म यानी बिजनेस का नाम, बिजनेस का जो एड्रेस है वो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो इसके अंदर होता है क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर एक्स वाई जेड है उनका नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस भी लिखा होगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हो सकता है? सिग्नेचर ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर भी इसके अंदर होगा, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, जैसे कि शर्तों की हमने बात की ऊपर। शर्तों में क्या क्या इसके अंदर होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट जो मिलेगा वो किस रेशियो में बंटने वाला है, कैपिटल्स पे कितना कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, सैलरी अगर पार्टनर्स को मिलनी है तो कितनी कितनी सैलरी पार्टनर्स को मिलनी है, कमीशन अगर पार्टनर्स को मिलना है तो कितना कितना कमीशन पार्टनर को मिलना है, ठीक है। वो सारी शर्तें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। इसका एक और नाम है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनता है और ये आपका सीयूटी के लिए भी आपके काम आ सकता है। इसका एक और नाम क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसको कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड को कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी। वाइवा में पूछा जा सकता है बोर्ड के, इसको ध्यान देंगे तो। फिर हम आ जाते हैं एक और थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसके इसके बाद एक सवाल उठता है, वो क्या है जरा ध्यान देते हैं। बहुत बच्चों से सवाल हम करते भी हैं, वाइवा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में भी पूछ लेता है बोर्ड में, इज डीड कंपलसरी? क्या बिना एग्रीमेंट किए पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप बिजनेस को पार्टनर्स रन कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो, डीड इज नॉट कंपलसरी, यानी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बिना एग्रीमेंट के भी आप पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन फिर बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट भी तो हो सकते हैं ना, उन डिस्प्यूट्स को कैसे बचाया जाएगा? तो जो हमारा कानून बना हुआ है वो क्या कहता है कि अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो वो बातें मानी जाएंगी जो उस एग्रीमेंट में लिखी है, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो जो लॉ ने बातें बोली है वो आपको माननी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं लॉ ने क्या क्या बातें बोली है इसके इस पॉइंट पे। तो लॉ ने क्या बातें बोली है तो देखते हैं। क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द प्रोविजंस गिवन बाय द लॉ? अगर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है तो क्या वो बातें हैं जो लॉ ने बोली हुई हैं कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी? तो उसका जवाब है, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस गिवन बाय द लॉ। लॉ ने जो बातें बोली है वो कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन पार्टनर नहीं मांग सकता बिजनेस से, आर नॉट अलाउड टू द पार्टनर। ऐसा लॉ बोलता है कि कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, कोई भी पार्टनर सैलरी नहीं मांग सकता, और कोई भी पार्टनर कमीशन भी नहीं मांग सकता अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात लॉ में लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आप सभी को पता होगा, वो पैसा होता है जो ओनर्स यानी पार्टनर्स अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाल रहे हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है बिजनेस, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो। बट अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो क्या बात बोली लॉ ने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर्स। पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट लॉ ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को बहुत दिक्कतें भी आती है इसमें। प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में जो होगा वो कैसे बटेगा? वो इक्वली बटेगा। प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता पार्टनर्स में, उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। लॉ में जो बोल रहा है वो इक्वली बांटना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हो सकता है कि बिजनेस जब चल रहा हो तो किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया हो। अब एक्स ने एज अ पार्टनर का बिजनेस को लोन दिया है, तो क्या एक्स बिजनेस से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? अगर एग्रीमेंट हो रखा है तो उसमें लिखा होगा कितना परसेंट इंटरेस्ट है। बट अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है या लोन के इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं हो रखी है, तब क्या होगा? तो अगर इंटरेस्ट और लोन का पॉइंट क्वेश्चन में तो कैसा होता है,
तो मैं आपको बता रहा था फोर्थ पॉइंट में कि अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, जैसे हमने एग्जांपल में रखा हुआ है, एक्स ने लोन दिया हुआ है किसको, बिजनेस को, एक्स ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, तो बिजनेस कितना परसेंट का इंटरेस्ट उसको देगा, यहां पे देखिए ध्यान से। तो बिजनेस जो इंटरेस्ट देगा एक्स को वो कितना परसेंट देगा, 6% पर एनम देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब तो जो इंटरेस्ट रेट तय हो रखा है वो पे करेगा बिजनेस। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट तय नहीं हो रखा है, अभी बात नहीं हो रखी है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये कौन से लोन के बारे में बात हो रही है, ये उस लोन के बारे में बात हो रही है जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, ना कि उस लोन की बात हो रही है जो बिजनेस ने पार्टनर को दिया है। अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तब ये पॉइंट इस पे नहीं अप्लाई होता, तब ये पॉइंट यहां पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपको समझना है कि उसी लोन पे है, कौन से लोन पे है ये, ओनली ऑन लोन विच इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये आप समझ जाइए इस बात से। तो यानी अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो ही इंटरेस्ट 6% पर एनम आपको देना है, अगर क्वेश्चन कुछ ना भी आपको बोले तो। अगर लोन बिजनेस ने पार्टनर को दिया है तब ये वाला पॉइंट नहीं अप्लाई होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे थ्योरेटिकल इस वाले एग्रीमेंट को लेके, ये थोड़े क्लियर हो गए होंगे आपको। कोई डाउट होगा तो आप इसमें पूछिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, पहला अकाउंट भी सीख लेते हैं आज जो इसमें बनाया जाता है। तो जो पहला अकाउंट हमारा इसमें बनाया जाता है वो हमें हमारे सिलेबस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहला अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में ये नहीं बनता है। इससे पहले भी हमारे दो अकाउंट बनते हैं जो अपने 11th क्लास में सीखे हुए हैं। एक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बच्चा पूछता है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनते हैं तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन से क्यों आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों सीख रहे हैं हम डायरेक्ट। हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल हो तो क्या आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है, तब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब भी हम कोई अकाउंट के बारे में सीखते हैं सबसे पहले हमें उसके बारे में, उसका मीनिंग के बारे में बात करनी चाहिए, उसका नेचर के बारे में बात करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि हमारे बिजनेस को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट एक टेबल पर रखा हुआ है, तो एग्रीमेंट में कुछ शर्तें भी तो लिखी गई थी ना कि पार्टनर्स को ये मिलना है, ये लेना है, उससे जो भी होगा बोला था। तो वो सब कुछ इस 10 लाख रुपए से तो बिजनेस देगा ना। तो जो भी इस 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो हम कहाँ पे शो करेंगे, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं कर सकते, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते, तो हम कहाँ शो करते हैं, वो हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वो सारी चीजें हमें कहाँ शो करनी होंगी, वो सारी चीजें हमें शो करनी होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एप्रोप्रिएशन को आप कह सकते हैं एलोकेशन, उसके अलावा आप कह सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन, या आप कह सकते हैं यूसेज। प्रॉफिट का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, प्रॉफिट को एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट हम कहाँ कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डालना होता है। अब डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इसके लिए हमें इसके नेचर में जाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों। अब नॉमिनल अकाउंट अगर होता है तो उसके लिए क्या रूल लगता है, कोई भी एक्सपेंस या कोई नुकसान अगर हमारा हो रहा हो तो वो हमारा डेबिट साइड में आता है, कोई भी इनकम या फिर कोई फायदा हमारा हो रहा हो तो क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। अब एक्सपेंस को आप इस तरीके से समझिएगा इस अकाउंट के लिए, जिन चीजों से प्रॉफिट हमारा कम होने जा रहा है, जिन चीजों से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम होने जा रहा है, वो सारी चीजें हमारी किस तरफ आने वाली है, डेबिट साइड। और जिन चीजों से हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है या फिर हमारा इंक्रीज होने वाला है वो सब हमारा कहाँ आने वाला है, क्रेडिट साइड। तो किन किन चीजों से हमारा प्रॉफिट घटने वाला है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए तो उस इंटरेस्ट को देने के लिए हमें हमारा प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा।
तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का इंटरेस्ट एक्स के आगे रिकॉर्ड करेंगे आप, वाई का इंटरेस्ट वाई का आगे रिकॉर्ड करेंगे आप। अनलाइन करने के बाद टोटल आप बाहर शो कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को क्या पे करना है, सैलरी पे करनी है, सैलरी पे करनी है तो पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट से दी जाएगी, प्रॉफिट फिर से क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्स की सैलरी एक्स के आगे आ जाएगी, वाई की सैलरी वाई के आगे आ जाएगी, टोटल करके आप बाहर दिखा देंगे। फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको कमीशन देनी है, तो कमीशन जो एक्स की होगी वो एक्स के आगे आ जाएगी, वाई की कमीशन वाई के आगे आ जाएगी, टोटल करके आप दिखा देंगे बाहर। इससे भी आपका प्रॉफिट रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। जनरल रिजर्व नाम की चीज भी एग्रीमेंट में अगर बोला हो कि सारे प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, कुछ प्रॉफिट को आप सेव भी कर लीजिए, फ्यूचर में कुछ अगर दिक्कतें आपके सामने आए, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाए तो आप उस पैसे का इस्तेमाल आपका तब कर सके। तो कुछ पैसा भविष्य के लिए सेव या साइड रख दिया जाता है, इसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो बच्चा इसमें डाउटफुल होता है कि सर डेबिट साइड में क्यों आ रहा है, ये खर्चा थोड़ा ना, हमारा सेविंग्स है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रॉफिट जिन भी चीजों से कम होगा बच्चों, वो सब कुछ कहाँ पे आएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट जो हमारे स्टेबल 10 लाख रुपए रखा है, हम उसमें 2 लाख रुपए निकाल के साइड में रख भी देते हैं, तो हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था उस पर तो बर्डन पड़ा ना, उस पर तो लोड पड़ा ना, वो तो कम हुआ है ना। इस वजह से जनरल रिजर्व भी कहाँ पे डालेंगे आप, इसको डेबिट साइड में डालेंगे। इसमें पार्टनर का नाम नहीं आता, क्योंकि पार्टनर को ये नहीं पड़ता है। इसके बाद डेबिट साइड की बातें खत्म करने के बाद हम क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जिन चीजों से प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो प्रॉफिट किन चीजों से बढ़ने वाला है, अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है चार्ज करना है, अब चार्ज करेगा। तो वो पैसा बिजनेस के लिए इनकम है, वो किस साइड आता है, क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स का इंटरेस्ट एक्स के आगे आएगा, वाई का इंटरेस्ट वाई के आगे आएगा, टोटल होके ये बाहर आ जाएगा। अब जब हम सब कुछ डाल चुके हैं, हम लोग टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करने के बाद जो डिफरेंस आता है हमारा डेबिट साइड में आएगा, वो किस नाम से लिख देंगे हम, टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसा आएगा, हम क्रेडिट को प्लस करने वाले हैं, हम डेबिट से माइनस करने वाले हैं, अमाउंट को हम लिखने वाले हैं बाहर, जो कि कितना है हमारा 10,000 रुपए का मैंने अज्यूम किया हुआ है। अब इस प्रॉफिट को, क्योंकि पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, तो एक्स का शेयर एक्स के आगे आ जाएगा, वाई का शेयर वाई के आगे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये अकाउंट हमारा, ठीक है। ठीक है, की बात समझनी है वो समझनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कैसे बांटते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 10,000 का आया है और रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, 3:2 में प्रॉफिट को बांटना है, तो एक्स का शेयर कितना होगा, 10,000 जो प्रॉफिट था वो आ जाएगा, एक्स का शेयर 3 था तो 3 हो जाएगा अपॉन में, डिनोमिनेटर में टोटल आता है, टोटल कितना है 3 + 2 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, तो 6,000 रुपए एक्स का शेयर आ गया, वो एक्स के आगे आ जाएगा। फिर वाई का शेयर कैसा आएगा, 10,000 का आपका प्रॉफिट था, वाई का शेयर 2 था तो 2/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, तो 4,000 यहाँ पे लिख देंगे, टोटल करके ये अमाउंट सब बाहर है ही आपके ऑलरेडी। ये होता है। फिर एक और दिमाग में जो बच्चों का क्वेश्चन आता है इसमें, वो ये आता है कि डिविजिबल प्रॉफिट ही रहेगा क्या, कभी डिविजिबल लॉस नहीं आ सकता, कभी इधर इस साइड नहीं आ सकती। तो जनरल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी बाय साइड में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जितना प्रॉफिट आपको हुआ है उसी को तो यूज करने के लिए कहा जा रहा है आपको, उससे ज्यादा खर्चा आप कैसे कर सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इधर क्रेडिट साइड में डिविजिबल लॉस आना नहीं है पॉसिबल जनरल सिनारियो में। जो रेयर सिनारियोज है उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर कभी ज्यादा खर्चे होने की बात हो, इनसफिशिएंट हो प्रॉफिट आपका, खर्चे ज्यादा हो, तो क्या होता है उस सिचुएशन में, वो आगे क्लास में बात करेंगे। तो पहली क्लास के लिए जो थ्योरी हमने पढ़ी और जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ा, ये काफी है, और इसको आप लोग समझिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर होगा आप पूछेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का टॉपिक सिखाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप इसमें पूछेगा, और नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे इसके, इस टॉपिक की जो अगली क्लासेस में शुरू करेंगे उसमें हम आपको जो बातें सिखाएंगे वो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद पहले इससे पढ़िएगा, इसमें जो डाउट्स होंगे पूछिएगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके।